हाँ, एनटीए यूजीसी नेट का, सभी लोग म्यूट हो जाइए एक बार। एनटीए यूजीसी नेट का जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, मैं उसी को सॉल्व करवा रहा हूँ। और पहला प्रश्न ये है आपके सामने, कह रहा है कि महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं किससे संबंधित होंगी? सामाजिक समूह कार्य से होगा, कि सामाजिक क्रिया से होगा, कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य से होगा, कि सामुदायिक संगठन से होगा? किससे होगा जरा बताओ। डी फॉर डेनमार्क यहाँ पे लगा रहे हैं आप सभी लोग। सामुदायिक संगठन अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो सामाजिक समूह कार्य होता है, ये समूह ही सेवार्थी होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है, जिससे समूह की उन्नति हो और उसका विकास हो। इस तरीके से काम किया जाता है। और अगर हम बात करें केश वर्ग के बारे में, तो आपको भली भांति तरीके से पता है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य एक प्राथमिक प्रणाली है और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये आपका परिभाषा हो जाएगी। अगर हम बात करें सामाजिक क्रिया के बारे में, तो सामाजिक क्रिया एक हम बात करें तो व्यक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक तीनों का प्रयास इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो समाज कार्य के दर्शन और अभ्यास की सीमाओं के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक उन्नति करना होता है, सामाजिक नीति को परिवर्तन करना होता है, सामाजिक विधान बनाने होते हैं, स्वास्थ्य के संबंधी में कार्य करना होता है, कल्याण के संबंध में कार्य करना होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि सेवाओं में उन्नति देने की बात करता है। ये होता है सामाजिक क्रिया। सामुदायिक संगठन में आप सभी लोगों को पता है कि बोगार्ट्स बहुत ही फेमस पर्सन है। इसने सामुदायिक भावना के आवश्यक 3 तत्वों के बारे में बात किया था। हम की भावना की बात किया था, दायित्व की भावना की बात किया था, निर्भरता की भावना की बात किया था। तो कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं को रिलेट करता है। तो इसलिए आप इस बात को कह सकते हो कि एक कार्यात्मकता और भौगोलिक क्षेत्र होने के नाते समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच में जो प्रगतिशील और एक अधिक प्रभावशाली समायोजन लाने की बात करते हैं आप, वह एक प्रकार का आपका होता है सामुदायिक संगठन। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप सभी लोग हर एक ऑप्शन के बारे में भी जानिए, वो उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या होता है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग ये इस प्रश्न को आज किए थे एमपीपीएससी में, है ना। तो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं इस प्रश्न में कि चिंतन और सामाजिक तुलना जो है स्वयं आधारित मूल्यांकन होता है। और आप सभी लोग जानते हो कि आत्मसम्मान कहते हैं उसे। आत्मसम्मान एक ऐसी सुखी जीवन का आधार मूलभूत माना जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को, अनुभवों का मूल्यांकन के आधार पर खुद को बनाता है, ऐसी कंडीशन, खुद का मूल्यांकन करता है, तो वह आत्मसम्मान हो जाता है ना। ये तो आपको पता ही है। और मैंने आपको ये भी बताया था आत्म जागरूकता के बारे में भी, कि आत्म जागरूकता अपनी भावनाएं, अनुभूति, स्वभाव, मूल्य, उद्देश्य, क्षमता, कमजोरी इत्यादि चीज़ें जो होती है, इन चीज़ों में स्पष्ट उसे ज्ञान हो जाता है और अपने व्यक्तित्व का या व्यक्तित्व का अनुभव करने लगता है। तो व्यक्ति कैसे चरित्र वाला या भावनाओं वाला उद्देश्यों को जब जान लेता है, समझ लेता है, तो वो जागरूक हो जाता है। तो ये होता है स्वयं जागरूकता, ना कि आप इसे स्वयं आधारित मूल्यांकन कहें। ठीक है, स्वयं आधारित मूल्यांकन ना कहें अगर वो स्वयं का जान लेता है। तो यहाँ पे सामाजिक तुलना भी कही है ना, चिंतन और तुलना की बात हो रही है समाज का, तो वो होता है आत्मसम्मान होता है। सेल्फ डिफेंस आपको पता है, कोई भी व्यक्ति स्वयं को जान माल की रक्षा अगर करता है तो वो सेल्फ डिफेंस हो जाएगा। आत्मविश्वास आपको भली भांति तरीके से पता है, मैंने बताया भी था कि ये विचारों की जो स्वाधीनता होती है उसको प्राप्त कर लेता है, अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास करने लगता है, आत्मनिष्ठा हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है आत्मविश्वास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। इसका आप ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और शायद आपने ये भी किया था, कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव कहलाता है क्या? आत्मवाचकता कहलाता है, आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आत्म जो वाचकता होता है उसको बोलते हैं लचीला, क्या बोलते हैं उसको? लचीलापन बोलते हैं ना। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों से, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर, है ना। आपको पता भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना। मानव विकास सूचकांक जिसको आप बोलते हैं HDI के बारे में, HDI के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका एक अंग माना है। बताइए जरा कौन सा अंग होगा, आप लोग बताइए जरा, फटाफट करिए। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। ओके, जीवन प्रत्याशा जवाब आ रहा है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। और भी देखो, कोई ग्रुप में ज्वाइन वगैरह तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, चलो
ठीक है, बहुत बढ़िया। सी जीवन प्रत्याशा 3। जीवन प्रत्याशा सी फॉर चेन्नई आपका आ रहा है जवाब यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, अगर जितने बच्चों ने कहा है सी वो उनका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 बातें कही गई हैं। एक बोला गया है जीवन प्रत्याशा, और दूसरी बातें बोली गई है शिक्षा। आप शिक्षा को ऐसे भी बोल सकते हो, ज्ञान की पहुंच। अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में शिक्षा ना दे दे और आपको लिख दे कि ज्ञान की पहुंच, तो आप ये समझना कि ये शिक्षा से रिलेट नहीं कर रहा है। वहाँ शिक्षा था, यहाँ ज्ञान था, तो ऐसा कन्फ्यूज मत हो जाना आपस में। ठीक है भाई रूपम मैडम, तो आपको क्या करना होगा ऐसे कंडीशन पर, आपको जो ज्ञान होगा, जो शिक्षा होगा, वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। और एक थर्ड आपका होता है आय। आय का मतलब क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। अगर आय की बजाय अगर आपको लिख दे जीवन स्तर के संकेत, तो जीवन स्तर के संकेत और आय तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका 3 जो हो गए अंग हो गए, आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, 3 अंग हो गए। आप इसे खास कर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यूजीसी में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो हो सकता है इस बार भी आप लोगों से ये प्रश्न दोबारा मिल जाए। अच्छा भाई, ये एमपीपीएससी का भी पार्ट है, ऐसा आप लोग ना सोचे कि उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोशल वर्क के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे पार्ट 1 आ गया, रिसर्च आ गया, हिस्ट्री आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समाज कार्य का आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इसमें एचडीआई में मैं काफ़ी बार बताता भी हूँ आप लोगों से। भारत के अतमर सेन को याद रखना आप लोग एचडीआई में, और पाकिस्तान का एक नाम याद रखना, महबूब उल हक का नाम। पाकिस्तान का क्रिकेटर एक भी था, अब वो रिटायर हो गया, महबूब उल हक नाम था उसका, पाकिस्तान का कैप्टन था वो नहीं। ठीक है, उसका नाम मत सोचना यहाँ पे महबूब उल हक दूसरा नाम है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और आपको बता दूं यहाँ पर यूएनडीपी आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसी के द्वारा मानव विकास की जो रिपोर्ट है, सूचकांक की रिपोर्ट, यही प्रस्तुत करता है, यही जारी करता है। इस रिपोर्ट में एक बार और प्रश्न पूछ लिया था कि यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया है, तो किन किन पर रिपोर्ट जारी किया है। तो मैं 4 नाम बताऊंगा, उन चारों नामों को आप ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, असमानता समायोजित एचडीआई मानव विकास सूचकांक। ठीक है, दूसरा लैंगिक विकास सूचकांक, तीसरा लैंगिक असमानता सूचकांक, चौथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं चारों पर क्या करता है यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, तीसरा और चौथा रिपीट कर दो। लैंगिक असमानता सूचकांक तीसरा, चौथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। थोड़ा फास्ट लिखें। अच्छा, एक और बात, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो भारत में वर्तमान में जो है इस समय कौन से नंबर पर है एचडीआई में, सूचकांक में कौन से नंबर पे है वर्तमान में, तो 131वां। हाँ, 131वां स्थान है। कुल कितने देशों में से है 131वां, तो 189। ठीक है, बहुत 189। ठीक है, देशों में से। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ आपका ये फैक्ट तैयार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन, देखो जब मैं आप लोगों को यूनिट नंबर शायद ये 10 में ये 9 में है आपदा प्रबंधन से संबंध में, तो मैंने आप लोगों से पढ़ाया भी था और बताया भी था आप लोगों से कि भाई प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस, अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को, और डेली एक दिवस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। आज 3 मिनट की वीडियो अपलोड किया है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बताया हूँ, फालतू चीज़ें नहीं बताता हूँ। ठीक है, जो सोशल वर्क में पूछा जा सकता है उसी को आप ध्यान रखिए, देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो 13 सितंबर की अगर मैं बात करूं, तो ये स्वामी ब्रह्मानंद लोधी का निर्माण दिवस मनाया जाता है, परंतु ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसे काट दीजिए। 13 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो ये विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। दयालुता मतलब काइंडनेस बोलते हैं ना, शायद काइंड बोलते हैं दयालु का मतलब, है ना। तो ये मनाया जाता है, इससे आप भूल जाइए, ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर जानकारी के लिए याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। ठीक है, और 13 दिसंबर की अगर हम बात करें, तो 13 दिसंबर को मनाया जाता है अलबरूनी का नाम सुना, अलबरूनी का नाम नहीं सुना है, अलबरूनी भूल गए भाई, अरे वो हिस्ट्री का हाँ, अलबरूनी हिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा सा, वो अपना कुछ लिखा है, बहुत सारी स्टेटमेंट वगैरह लिखा है। तो इसका मृत्यु हो गई थी उस दिन 13 दिसंबर को। इंडिया का बहुत ही फेमस पर्सन था तो विदेश का, लेकिन वो इंडिया में था, आया था, इंडिया में आया वो था विदेश का। किताबुल हिंद लिखी है। हाँ, किताबुल हिंद लिखी है, जो उसके साथ आया था वो जब उसने आक्रमण किया था उस पर मंदिर पे।
हाँ क्या नाम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन गजनी के साथ, अच्छा अच्छा, गजनवी। गजनी के साथ आया था तहकीकात हिंद। हाँ तहकीकात हिंद इसने कोई बात नहीं, पूरा हिस्ट्री लिखा था। हिस्ट्री हिस्ट्री मत जाइए, हिस्ट्री मत जाइए, बस इतना बात याद रखिए, हाँ है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो मनाया जाता है वो 8 से लेकर 14 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर सप्ताह को लेकर आए तो वो चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन करें। बाकी यहाँ पे ये 3 डेट इंपॉर्टेंट नहीं थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 अक्टूबर को आप समझ गए होंगे अब कि क्या मनाया जाता है, आप सबको पता हो गया होगा। ठीक है भाई, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, हिंदी दिवस भी याद रखिएगा 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा 10 जनवरी को। बस आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल है? नहीं, मॉडल नहीं है। देखो भाई, अभी मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी था, बताया भी था, आप सबको अगर याद होगा तो ठीक है भाई। उपचारात्मक प्रारूप के बारे में विंटर का नाम आता है, पारस्परिकता का जो प्रारूप था अस्कदारता नाम आ रहा था। क्या नाम आ रहा था? पारस्परिक मतलब नहीं बता रहा था, अस्कदारता, दारत भी है ना, ऐसे आता आ रहा है कि नहीं आया था, बताइए जरा। देखा था पीडीएफ में? भूल गए? नहीं देखा? हाँ, बहुत जल्दी भूलते हो आप लोग। उपचारात्मक में नाम आया था विंटर का, अभी कल ही तो पढ़ा रहा था भाई विंटर का। और उसके बाद आपका आया था एक और आया था ना सामाजिक लक्ष्य को लेकर, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सामाजिक लक्ष्य को हमने क्या बोला था भाई? विकासात्मक प्रारूप बोला था। और विकासात्मक प्रारूप में बेरिस्टीन का नाम लिया था, बेरिस्टीन का। अब बताओ कौन सा नहीं है? तीसरा, बस शीतल 3 ही थे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बताइए। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का आयाम नहीं है? देखो आयाम, व्यक्तित्व का आयाम, तो देखो एक तो देखो शारीरिक आयाम होता है, मानसिक आयाम होता है, सामाजिक आयाम होता है, बहिर्मुखता आयाम होता है। प्रत्यक्षण सी। ओके, और आपका जो है एक प्रकार से अंतर्विवेक, अंतर्विवेक भी हो जाएगा, अंतर्विवेक भी होता है, अंतर्विवेकशीलता भी होता है ना, बहिर्मुखी भी होता है, अंतर्मुखी भी होता है ना। ये सारे एक प्रकार के आयाम हैं, ये कार्ल जुंग के द्वारा दिए गए थे, कार्ल जुंग के द्वारा। ठीक है, कार्ल जुंग। अब आपको बता दूं मैं, अंतर्विवेक है, विवेक नहीं है, प्रत्यक्षण नहीं है, सी और ई नहीं है। ऑप्शन नंबर में नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये बहुत सरल प्रश्न था, पर्सनालिटी को लेकर था। मुखौटा बोलते हैं ना लैटिन भाषा में, क्या बोलते हैं इसको? मुखौटा ही बोलते हैं ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, पर्सनालिटी से प्रश्न आया है, मुखौटा। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए बताते रहिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ। दुश्चिंता के विपरीत भावनाओं और अभिवृत्ति का विकास, अच्छा प्रश्न है, और बताइएगा आप लोग। पहले मैं प्रतिक्रिया, अगर जितने लोगों ने कहा है प्रतिक्रिया, उनका जवाब फिर तो ठीक है भाई, क्योंकि प्रतिक्रिया निर्माण एक ऐसा रक्षा तंत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिसमें भावनाओं और आवेगों की चिंता पैदा करते हैं, और यह अस्वीकार माना जाता है। यहाँ सीधे विरोधी प्रवृत्ति में अतिशयोक्ति से महारत हासिल किया जाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो महारत हासिल कर रहे होते हैं ऐसी कंडीशन पर। तो दुश्चिंता के विपरीत जो भावनाएं और वृत्ति का विकास होता है वो प्रतिक्रिया निर्माण का होता है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए वाला ही। बाकी और भी ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ऑप्शन क्या कह रहे हैं, है ना, और ऑप्शन के बारे में भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे एकांतता। एकांतता का मतलब होता है अलग और अकेला होने की स्थिति। किसी व्यक्ति को अलग करने का कार्य या पृथक्करण कर दो तो वह एक प्रकार से हो जाता है एकांतता। ठीक है, और दूर रहना मतलब अवॉइडेंस, आप सबको पता होगा इसके बारे में कि बचाव या परिहार। इससे व्यवहारों का उल्लेख होता है जहाँ लोग किसी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यानी स्थितियों से छोड़ देते हैं, स्थितियों को छोड़ देते हैं, तो दूर रहता, ठीक, अवॉइड कर देना।
आपका ये हो जाएगा। लेकिन भावनाओं और अभिवृत्ति का विकास केवल प्रतिक्रिया में ही होगा। और स्वीकारोक्ति का मतलब क्या होता है भाई, बताइए जरा। एक प्रकार से अगर हम बताएं तो ये ये होता है दोष स्वीकृति, एक प्रकार से अपराध स्वीकार, इस प्रकार से। तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने उस व्यक्ति को पूर्ण जो स्वीकारोक्ति है उसको करने के लिए राजी किया, मतलब दोष स्वीकृत करना, अपराध स्वीकार करना, स्वीकार रोक्ति हो जाते हैं वो। ठीक है, अब पुलिस क्या करती है भाई, दोष को, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको स्वीकार करे, वो राजी हो जाए जो दोषी है। ठीक है, ये कंडीशन वहाँ पे आती है। तो दुष्यंता के विपरीत भावना का नहीं होगा, वो प्रतिक्रिया का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी है, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए जरा फटाफट करिए। सी ए सर ए सी भी आया है, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। तो विन विन हो जाएगा ना। चलो ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। देखो विन लूज आप जानते हैं, विन का मतलब जीतना, लूज का मतलब हारना, मतलब लेजी काम हो जाना। तो जब कोई एक जीत हार की स्थिति तब होती है जब एक पार्टी शुरू होने की तुलना में बेहतर स्थिति से बातचीत छोड़ देती है। तो दूसरी पार्टी उससे क्या करती है, उससे अगर हम बात करें तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है, 2 पार्टी हैं और उस पार्टी का दूसरी पार्टी क्या कर रही है, दबा रही है। और एक पार्टी जो है मजबूत थी और वो मजबूत होने की वजह से वहाँ से उस पार्टी से बंदे निकल गए बाहर। तो जाहिर सी बात वो जीत, मतलब वही कंडीशन है विन लूज की सिचुएशन, वही स्थिति है। अब वहाँ पर उसको धोखा दे दिया, वो पार्टी छोड़ दिया। बात समझ गए होंगे आप। तो वहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस स्थिति में दूसरी कंडीशन में चला जाए, मतलब दूसरी स्थिति को अपना लेना, उस स्थिति में एक पार्टी को छोड़ देना। ठीक है, तो एक प्रकार से ये विन लॉस स्थिति की आवश्यकता आवश्यक होती है कि एक पार्टी को किसी तरह से नुकसान हो, किसी तरीके से उसे नुकसान हो। तो विन लूज, एक तरफ जीतने वाली पार्टी होगी, एक तरफ हारने वाली पार्टी, मतलब जो कमजोर पार्टी होगी वो हट जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और लूज लूज में आप समझ गए दोनों पार्टियां यहाँ पर क्या होती हैं, इस स्थिति में दोनों बातचीत तो करती हैं ज़्यादातर में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बख्तर यहाँ पर अगर बात करें तो महसूस करते हैं कि भाई इनके बातचीत की जो प्रतिक्रिया होती है वो बेसिकली एकदम लूज ही होती है। मतलब दोनों पार्टियों का क्या होता है भाई, कंडीशन बहुत ख़राब होता है दोनों पार्टियों का, है ना। मैं यहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस वगैरह के बारे में, बशर्ते आप अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर सोच सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में भी आ जाएगी। लूज लूज पार्टी मतलब दोनों पार्टी जो है उसके, और भी पार्टियां हैं ना, बहुत सारी पार्टियां, हालांकि बहुत सारी पार्टियां, तो बहुत सारी जो पार्टियां हैं, जो 2-3 पार्टियां हैं लूज हैं, तो उसे आप कह सकते हो लूज लूज सिचुएशन में है। ठीक है, प्रश्न ऐसा नहीं था, प्रश्न आपसे था कि 2 समूह के बीच में संघर्ष का समाधान हो रहा है, मतलब दोनों में संघर्ष का समाधान हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से किया जा रहा है कि दोनों समूहों में आकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है, दोनों समूहों में। ठीक है, तो यहाँ पर एक गेम थ्योरी होती है, जानते हैं गेम थ्योरी, बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। गेम थ्योरी के बारे में, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया, गणितज्ञ था ये गणितज्ञ था जॉन वॉन न्यूमैन, 1940 में गेम थ्योरी दिया था। वही गेम थ्योरी पर आधारित था विन विन सिचुएशन। ठीक है भाई। और इस स्थिति में मैं अगर आपसे बात करूं तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके द्वारा सहयोग, समझौता, समूह की भागीदारी से सभी प्रतिभागी को लाभ मिले, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसे संघर्ष किए जाते थे जिससे समस्याओं का समाधान किया जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि उनके बीच में समस्या का समाधान जाहिर सी बात है विन विन पार्टी ही करेगी। एक तरफ मान लीजिए इसमें फुटमता है भाई, दूसरे बंदे को गिराना चाह रहा है वो, ठीक है, तो कहाँ से उसका विकास हो पाएगी। दूसरे जाहिर लूज लूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, कहाँ से वो कर पाएगी। ठीक है, और विन विन तो भाई जाहिर सी बात समस्या का समाधान कर सकती है। एक ऑप्शन और है भ्रम अव्यवस्था स्थिति, इसको हम लोग बोल सकते हैं। सर इसमें आपने क्या नाम बताया, जॉन वॉन, बोलो नाम, जॉन वॉन न्यूमैन। अगर हम बात करें यहाँ पर भ्रम अव्यवस्था को लेकर तो इसको हम बोलते हैं भ्रम या विकार की स्थिति भी।
तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सब कुछ भ्रमित होता है, सब कुछ गड़बड़ होता है, सब कुछ खराब होता है, अराजकता पैदा करता है, भ्रम अव्यवस्था स्थिति हो जाती है ना, अराजकता पैदा कर देती है। तो जाहिर सी बात है तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आप चारों ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे और सबसे बेटर आपका यही होगा विन विन सिचुएशन, ठीक है, संघर्ष समाधान की बात करता है। मेरे द्वारा जो भी आप जितनी भी मान लीजिए जितने भी क्वेश्चंस मैं करूँगा, इसमें से अगर आप 15 क्वेश्चंस भी अगर आपके दिमाग में बैठ जाएँ तो समझो वो क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो ये स्टैटिक्स, पहले अगर आपके पास हरियंट की पुरानी बुक होगी तो उसमें पहले क्वेश्चन दिया जाता था, भाई ये माध्य माध्यिका बहुलक सहसंबंध, इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। ऐसे एग्जाम में प्रश्न थोड़ी आते हैं सोशल वर्क में, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि मोड का एक निर्धारित वैकल्पिक सूत्र क्या होना चाहिए। तो मोड का जो वैकल्पिक सूत्र एक है, हालांकि कई सूत्र, कई विद्वानों ने कई सूत्र दिए हैं, आपको बता भी देता हूं मैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि जो बहुलक का सूत्र है एक वैकल्पिक के रूप में लाया गया है, उस सूत्र का नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुलक इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd ही सही होगा, ठीक है। मैंने अब जानते हैं ऐसे कंडीशन पे क्या था, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको दे दे कि मीडियन आपको दे दे 10 और मीन आपको दे दे 5, ठीक है, अब आपको कह दे निकालो मोड, तो ऐसी कंडीशन पर बस यहाँ देखिए 2 मीडियन लिखा हुआ है और मीडियन क्वेश्चन में गिवन है कि 10 है, तो 3 इंटू 10 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 2 इंटू, और मीन कितना दिया है भाई क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, तो 10 3 जा जो होता है वो 30 हो जाएगा और 2 5 जा जो होगा वो आ जाएगा आपका 10, और इनमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20, यही उत्तर होता है। तो इस तरीके से निकाला जाता है, बट आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखें इसका सूत्र, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका सही जवाब रहेगा फिर, ठीक है। आगे बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो आप लोग ध्यान रखना, रक्षा युक्तियां दिया है इसकी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सपना का मतलब आप समझ गए होंगे, ड्रीम मैकेनिज्म भी बोला जाता है इसे। यह कौन सा प्रकार होगा इसमें, जो खुले आंखों से सपना भी देख सकता है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, खाली पुलाव पकाना नहीं बोलते हो आप लोग, अच्छा प्रातिकरण भी बोले, देखो प्रातिकीकरण सिंबॉलिक, उदात्तीकरण होगा, हाँ उदात्तीकरण होगा, सही जवाब यहाँ पर उदात्तीकरण वाले बच्चे की जवाब सही हैं, जिनके मन में उदात्तीकरण आ रहा था ऑप्शन, उनका सही जवाब है। उदात्तीकरण बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश में भी दिखा दे। हाँ बिल्कुल देख लीजिए, ऐसे अगर आप लोग को जो प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे बोलकर इंग्लिश वाला जो वो है टर्मिनोलॉजी उसे आप देख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 था, यही था ना, हाँ 11वां देख लीजिए एक बार आप लोग। मैं एक बंदे को ज्वाइन करता हूँ, अच्छा चले गए क्या, चलो तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर हमें बात करूँ उदात्तीकरण के बारे में, तो देखो उदात्तीकरण क्या होता है ना, सबसे अधिक रचनात्मक रक्षा युक्ति होती है ये, और ध्यान रखना ये सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक लक्ष्यों को स्वीकार करने की जो क्रियाविधि होती है वो होती है स्वप्न तंत्र, और वही कहा जाती है उदात्तीकरण। आपका ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो बी आपसे कह रहा है कि प्रतीकीकरण के बारे में, मतलब सहमत होने की बात कर रहा है ये। तो अंतः वैयक्तिक प्रक्रिया है ये व्यक्ति, समूह, संगठन, किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी है तो समूह के या संगठन को तर्क या बल को प्रभावित करने के लिए अन्य मार्गों के द्वारा दृष्टिकोण जो भी उसके हैं, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो विचार व्यवहार को किसी भी विशेष दिशा में ले जाने की बात करता है। तो विशेष दिशा में ले जाने की बात करेगा तो वो सिंबॉलिक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रतीकीकरण हो जाएगा। और आपका था एक क्या था भाई, हिंदी में क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, 3rd वाले क्या लिखा हुआ था, तार्किकरण था, क्या होगा तार्किकरण, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो तार्किकरण हो जाएगा। तार्किकरण का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, अनुभव के आधार पर तर्क का विश्लेषण करना, जो वह तार्किक हो, तार्किक तरीके तार्किकरण हो, एक प्रकार से अनुभव के आधार पर, है ना। तो बहुत ही सरल था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे, एक लास्ट था आपका दमन, है ना, दमन था।
तो दमन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो चिंताओं से मुक्त होने के लिए जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है, चिंता से मुक्त के लिए, वो दमन का प्रयोग करता है। चिंता से मुक्त के लिए किसका प्रयोग करता है? दमन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। सकारात्मक साथ संबंध की उपस्थिति तब कब होती है? मतलब बताइए, ये तब होती है जब दो चर क्या होंगे? दो चर क्या होंगे? समान दिशा। हाँ, समान दिशा में होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसी स्थिति में जब सकारात्मक, अगर नकारात्मक साथ संबंध की स्थिति होगी तो तब दो चर क्या होंगे? नकारात्मक बोल रहा हूँ, विपरीत दिशा होंगे। वेरी गुड, हाँ, तब विपरीत दिशा होगा। वेरी गुड, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न था ये भी आप लोगों के लिए। ठीक है, साथ संबंध कार्ल पियर्सन का है, आप सभी को पता है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका है सर सकारात्मक? सकारात्मक नहीं, साथ संबंध। सकारात्मक कोई एग्जैक्ट सब्जेक्ट नहीं, उसने सकारात्मक पॉजिटिव प्लस माइनस की बात किया है, और ये था कार्ल पियर्सन का नाम, कार्ल पियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे सरल प्रश्न कभी जिंदगी में नहीं आपको मिलेगा। कौन सा अधिकार मानवाधिकार है? जो वे अधिकार जो भारत संविधान को प्रदान किए जाते हैं, वे अधिकार जो मौलिक होते हैं, और वे अधिकार जिन्हें प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं, वे अधिकार जिनकी इच्छा मनुष्य रखती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन सी करेक्ट है, सबसे बेटर था ऑप्शन ही कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अपने आप मिलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे आपने सीधा पूछ लिया कि भाई बताओ जरा मानवाधिकार होता क्या है, बस ऐसे ही पूछ लिया और एक वाक्य में बोल दिया भैया ये होता है जहाँ पर प्रकृति और मनुष्य को प्रदान किया जाता है वो मानवाधिकार हो जाता है। बस सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ था ही नहीं। सर जो अपना ये फर्स्ट वाला है जी, फर्स्ट वाला क्या कह रहा था? फर्स्ट वाला कह रहा था कि भारत के संविधान में प्रदान किए जाते हैं, किए गए हैं। तो सर ये भी तो होंगे। थर्ड वाला है नो डाउट, पर फर्स्ट वाला भी तो है। थर्ड आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो थर्ड और फर्स्ट में क्या अंतर है थोड़ा सा समझिएगा। दोनों हैं आपके, ठीक है भाई, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ भारत के संविधान में, तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ मौलिक अधिकार भी हैं। मूल कर्तव्य वही बोल रहा हूँ, मौलिक मतलब मूल कर्तव्य है ना, तो मूल कर्तव्य भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं मानवाधिकार को। परंतु एक सिंपल बात में अगर हम समझें, अपनी कॉमन सेंस की बात करें, एग्जामिनर जो आपसे जानना चाहता है, आपसे एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि मानवाधिकार बेसिकली किन चीज़ों से आया हुआ है, क्या चीज़ इसको बेसिकली जो है हम एक सामान्यता सभी में देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं इसके अंदर सामान्यता। तो ऐसी कंडीशन पर आपको ये मत सोचिए कि भारत के संविधान भी है, मौलिक अधिकार भी हैं, लेकिन मानवाधिकार जो है बेसिकली प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो प्रदान किए जाते हैं वो बेसिकली मानवाधिकार उसके अंतर्गत आ ही जाता है। तो वहाँ पर भी वो चीज़ें ट्रेडिशनल शब्द आ जाएगा आपका भारत के संविधान में, और एक सामान्यता रूप में, एक सामान्य रूप में देखा जाए तो ये प्रकृति और मनुष्य को प्रदान किए जाने वाले मानवाधिकार हो जाएंगे। आपका सबसे बेटर, इनमें से सबसे बेटर का चूज करना था आपको। देखो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए बी थर्ड तीनों में से आपको सबसे प्राथमिकता देने वाली बात थी। और सबसे अच्छा भी अगर आप बोलेंगे भी कहीं पर भी, अगर आप कन्वर्सेशन करेंगे या वार्तालाप करेंगे तो आप यही बोलने वाले हैं, आप ये नहीं कहने वाले हैं कि भारत में संविधान में प्रदान किए गए हैं मानवाधिकार। भाई मानवाधिकार तो हैं कुछ, ऐसा का मतलब ये नहीं कि मानवाधिकार मौलिक कर्तव्य और इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर, लेकिन सबसे बेटर तो आप सबसे पहले यही बोल दोगे ना कि भाई वे अधिकार जिन्हें प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं वो मानवाधिकार हो गए, प्रकृति के द्वारा दिए गए, उसको रिप्रेजेंट किया। मानव होने के नाते जो हमको अधिकार मिले सर, मानव होने के नाते, हाँ वो वाली हाँ सर, तो इसे समझा जा सकता है। हाँ, आप सबसे अच्छी बात ये कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना। यहाँ पे प्रश्न में अगर आप डीप में गए तो गलत पक्का होके आएगा प्रश्न आपका। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपसे एग्जामिनर डीप नहीं जानना चाहता सर है। अब नेक्स्ट करो, इतना वो नहीं, नेक्स्ट करो। अरे भाई ठीक है, टेंशन काहे ले रहे हो, पूरा करेंगे, है ना, समझाने दीजिए करो थोड़ा सा, उनका हो सकता है मन में कोई चीज़ हो उनके, है ना। चलिए सर इसका भारत थ्री जनजातियों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है। अनुसूची अगर मैं 5 की और अनुसूची 6 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अनुसूची 1 मालूम होना चाहिए राज्य और संघ के बारे में, अनुसूची 2 पता होना चाहिए भाई कि आपको राज्य व्यवस्था के लिए बारे में कुछ विभिन्न पदाधिकारी के बारे में बात किया गया है जहाँ पर वेतन पेंशन भत्ते वगैरह की बात की गई है। अनुसूची 3 की अगर मैं बात करूँ तो विभिन्न पदाधिकारियों के जो पद हैं उनको ग्रहण करने के किस तरीके से
किया जाएगा, मतलब शपथ आप कह सकते हो। अनुसूची जो 4 होगी, राज्यसभा, हाँ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने की बात हो जाएगी। 5 में आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण करने की बात करता है। और 6 ठीक उसी प्रकार से आपको बता दूं, मैंने आपको आसाम, मिजोरम उधर। हाँ एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि असम की चाय सबसे अच्छी होती है। जब आपने चाय पिया तो असम, असम के बाद आपने चाय कब पीते हैं, मेघ जब बारिश होती है मेघालय, फिर आपको जब आपने पूरा चाय पी गया, तो जब पूरे चाय पी जाते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है। मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब ट्रिक से बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भी आप इसे ध्यान रखिएगा। ये 4 जो बारे में राज्यों में बात किया तो जिनकी जनजाति के बारे में, प्रशासन के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो 12 हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट होगा कौन सा सही होगा बताइए जरा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से सिद्धांत है। विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत किसका सिद्धांत कहेगा? केस वर्क होगा। देखो कभी कभी केस वर्क का सिद्धांत पूछ लेता है, समूह कार्य का सिद्धांत उल्टा कर देता है ना। और कभी कभी ऐसे देखिए, जैसा कि भी आप लोगों ने देखा होगा, समूह समाज कार्य। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, एच.बी. ट्रेकर प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क में बताया था, नियोजित समूह का गठन बताया था, विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत बताया था, और यही है आपका वो उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता का समूह बताया था, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत बताया था, निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत बताया था, लोकतांत्रिक समूह का सिद्धांत बताया था, है ना। और आपका लचीलापन कार्यात्मकता का सिद्धांत बताया था, प्रगतिशील का सिद्धांत बताया था, संसाधन उपयोग का सिद्धांत बताया था, और अंतिम में बताया था मूल्यांकन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी संरचना का एक मॉडल नहीं है? मॉडल, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चल रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ सेक्टर मॉडल के बारे में, मॉडल इन द अर्बन स्ट्रक्चर के बारे में, तो सेक्टर जो मॉडल है ये होमर का है, नाम है होमर, याद रखिएगा आप लोग, होमर नाम है। सी होगा सामाजिक समावेशन अपवर्जन मॉडल। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो होमर का सिद्धांत है ये एक सेक्टर मॉडल है, ये 1939 में आया था, जिस समय लेन कमेटी लाई गई थी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, तभी लाया गया था इसे। और उसके बाद आपका संकेंद्रित जोन मॉडल होता है, और आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और ये जो मॉडल है बर्गिस ने दिया था 1923 में, बर्गिस ने दिया था 1923 में, ठीक है, बर्गिस 1923। बहुनाभिकीय जो मॉडल है ये आप ध्यान रखिएगा, जो नाभिकीय मॉडल है 1945 में होरिस उल्मैन ने दिया था। 1945 में क्या नाम था उसका? होरिस उल्मैन, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सामाजिक समावेश का अपवर्जन मॉडल है ये गलत है, ये कोई मॉडल है ही नहीं, इसका करेक्ट जवाब ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो यही आपको चूज करना था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। सी वाले बच्चे सही हैं। आगे बढ़िए जरा, सामाजिक समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? गलत आपको बताना है भाई, जरा मुझे बताइए गलत कौन सा होगा। सी सर। अच्छा देख लेते हैं, तो देखो सभी, अच्छा अपने मन से आप लोग कर रहे हो ना, कहीं ऐसा नहीं कि भाई ये तो हर एक बुकों में मिल जाता है, अपने मन से किया करें, तो आपको पढ़ के करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, है ना। तो सभी सामाजिक संस्थाओं आदर्श स्थिति में विचलन, तो ये आपका सही हो सकता है। सामाजिक समस्याओं अनेक प्रकार के कारण उत्पन्न करते हैं जिसके उद्गम विकास से संबंधित होते हैं। सामाजिक जो समस्याएं हैं समाज के सभी व्यक्तियों में प्रभावित नहीं करती है, सभी व्यक्तियों में प्रभावित नहीं करती है, सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है ना सर, सभी व्यक्तियों को। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक समस्याएं भिन्न भिन्न व्यक्ति। हाँ, ऑप्शन नंबर ये शायद दोबारा क्वेश्चन आया क्या? मैंने शायद आप लोगों को 5-6 बजे वाले में भी कराया था ये क्वेश्चन, आई थिंक ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है जी सर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका बताइए जरा। किसके जन्मदिन की वर्षगांठ पर ये जो शुरू किया गया था? ये जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, अच्छा पंडित, अच्छा दीनदयाल जयप्रकाश नारायण। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम लोग भी इसको पढ़ते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो था योजना, ये गांव के निर्माण के संबंध में था, उसके विकास को लेकर कार्यक्रम था। इसका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण इलाकों का विकास करना। मुख्य लक्ष्य क्या हो गया? ग्रामीण इलाका। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जरूर आएगा आपसे।
इसका जब ये सर 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। हाँ, जब इसका शुभारंभ किया गया था तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन, अब उनका जो जन्मदिन था वो 11 अक्टूबर 2000, देखो अब ये 2000 में सोचना जन्मदिन 2000 का, लेकिन 11 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट कर दिया गया, 2014 को ये स्टार्ट कर दिया गया था। योजना स्टार्ट हुई। हाँ, और ये नई दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत गाँव में विकास और बुनियादी ढांचे को रखने के लिए राजनीतिक दल, एक सांसद को 1 ग्राम लेना होता है। हाँ उसमें सारे मतलब हाँ मूलभूत ये चीज़ सुविधाएं आप कह प्राप्त सकते हो कि इस दलों में जो सांसद को इस योजना के तहत गाँव को गोद लेने की बात की गई थी, ठीक है, तो सांसदों को गोद लेने की मूलभूत बात, सुविधाएं। हाँ, तो ये 2016 तक था। इस उससे जो है आदर्श गांव बनाने की कंडीशन जो है लक्ष्य भी रखा गया था 2016 तक की कंडीशन में, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, और कहता है कि डैश प्रतिपादित करता है बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है। चलिए बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन का। प्रतिपादित करता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा सही। मनोविश्लेषण। चलो ठीक ठीक है। है, चलो साइकोलॉजी एनालिसिस। चलो ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है आपको पता होना चाहिए, ये सकारात्मक दिशा में एक स्थानांतरित करने की व्यक्ति की क्षमता को जोड़ देता है या उस पर बल देता है, आप ऐसा कहते हैं। कार्ल रोजर्स का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, 1961 में इस सिद्धांत को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसने जो है कार्यरत रहा, ठीक है। इसी से संबंधित एक कार्य केंद्रित सिद्धांत आता है 1970 में, विलियम रीड का नाम आता है, लॉरा एप्स्टीन के नाम आता है। तो अभी ये पवन जी ने ग्रुप में डाला भी था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था विलियम रीड। तो ध्यान रखिएगा, टास्क सेंट्रल्ड से वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, 1970 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अगर हम बात करें व्यवहार परिष्करण के सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखना बीएफ स्किनर का नाम, हालांकि थॉर्नडाइक वगैरह सब कुछ आते हैं, जेबी वॉटसन भी उसके जनक कहे जाते हैं, परंतु आशोधन यही है, आशोधन परिष्करण, कभी कभी आशोधन मिल जाता है, कभी कभी परिमार्जन मिल जाता है, परिष्करण मिल जाता है, कई नाम है मॉडिफिकेशन के, है ना। तो व्यवहार परिशोधन के सिद्धांत में 1911 में थॉर्नडाइक के द्वारा ये चिकित्सा के रूप में लाया गया था, सबसे पहले 1911 में चिकित्सा के रूप में लाया गया था। लेकिन बाद में बीएफ स्किनर ने व्यवहार चिकित्सा का उपयोग करते रहे, कंटिन्यू सतत तरीके से उन्होंने इसका उपयोग करते रहे। और बाद में बीएफ स्किनर ने जब अपना सिद्धांत दिया, ओसीटी का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, तो उस समय इसने पुनर्बलन उसमें शामिल कर दिया, रेनफोर्समेंट शामिल कर दिया। तो इस वजह से इसको जो है जनक भी कहा जाता है व्यवहार परिशोधन के सिद्धांत में, ठीक है। बीएफ स्किनर का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर हम बात करें यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, तो आपको पता होना चाहिए भली भांति तरीके से सिगमंड फ्रायड का नाम है। 1960 के दशक में इसने 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किया था, जिसको इरोज और मुमूर्षा बोलते थे। मुमूर्षा को थेनाटोस भी कहा जाता था। एक इन्होंने शब्द बोला था लिबिडो, लिबिडो को इन्होंने बोला था भगनासा भी, सॉरी ईद को बोला था भगनासा, ईद को बोला था भगनासा, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलता है भगनासा, तो वो ईद का था। और एक लिबिडो और मुमूर्षा, थेनाटोस और इरोस, इन सारे शब्दों का इसी ने प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ईद हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोगों को है। और इसने जो है अवस्था के बारे में बताया था, मुखावस्था जो थी उसकी 0 से लेकर 1 वर्ष था। और फिर उसके बाद गुदावस्था बताया था, 2 से लेकर 3 वर्ष था। ये क्रम पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। लिंग प्रधानता अवस्था की बात किया था, तो 4 से लेकर 5 था, ठीक है। 6 या तो 7 आप कह सकते हो, लेकर 6 से और 7 से 12 वर्ष के बीच में अगर कोई अवस्था आई थी तो वह थी अव्यग्रता अवस्था थी। आप गुप्त अवस्था भी एक प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लैंगिक अवस्था, लेकिन आप इसको बोलेंगे थर्ड वाली स्टेप को, ठीक है। इसी अवस्था में ही जो है आप वो देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 2 ग्रंथि पाई जाती है। उसका नाम है एक इलेक्ट्रा और एक ग्रंथि का नाम है आपका ओडिपस, 2 ग्रंथि पाई जाती है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसे भी थोड़ा सा। और आगे अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है जो लास्ट वाली है 13+ है, ठीक है, वो है आपका जनेंद्रिय अवस्था होती है, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाओं के क्रम भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। ये है आपका सही जवाब, क्योंकि इसी ने ही बचपन का अनुभव जो है वयस्क के व्यवहारों को प्रभावित करने के बारे में सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 5 अवस्था के माध्यम से जिक्र किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज द राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अस्तित्ववादी बता दीजिए एक बार। लिखिए, मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था, चौथा
हो रहा है ना सब। अव्यक्तता अवस्था, पांचवा जन इंद्रिया अवस्था। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं थी। अस्तित्ववाद का सिद्धांत जो है समाज कार्य में बहुत ही फेमस पर्सन है ये अस्तित्ववाद के सिद्धांत में। तो किर्केगार्ड का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, सोरेन किर्केगार्ड, नीत्शे का नाम सुना होगा। नीत्शे भी और क्या नाम है, सोरेन किर्केगार्ड, दोनों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 5 नवंबर 2020 को ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, और समझ भी गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अच्छा है भाई, यूनिट नंबर 9 से है, एमपीपीएससी से। बताइए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित सलाहकारी समिति में महिलाओं का क्या अनुपात था? बताइए। आधा। 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 आधा का मतलब 50%। सर बी। 75%, 25%। अब समझ में आ गया? अब बताओ। 25 आपका बी फॉर बॉम्बे। हाँ 50 होगा। 100। हाँ 100 नहीं, 100 नहीं है ना कि हाँ सर 50। हाँ, सहकारी समिति में महिलाओं का जो अनुपात रखा गया था समान पारिश्रमिक को लेकर, वो आधा वर्ग, मतलब 50-50 था। समानता की बात की गई थी ना, तो 50-50 था। ठीक है, 50-50 था। अगर हम बात करें तो किशोर न्याय के बारे में। ठीक है भाई, किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन डैश पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। मतलब कौन कौन से लेवल पर किया जा सकता है, इसका कहने का भाव है यही है। सर जिला पर। जिला तो जिला और राज्य दोनों सर, दोनों। हाँ, यहाँ पर जितने बच्चे ने बोला भाई कि जिला होना चाहिए और राज्य भी होना चाहिए, बहुत सही बताया है आप लोगों ने मुझे, और इसका करेक्ट जवाब यही होगा, ए और बी। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था, ये 2000 को जब निरस्त कर दिया गया तो उसके बाद 2015 में लाया गया ये। तो उसमें जिला और राज्य स्तर पर संरक्षण सोसाइटी का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब जो होगा, आपको बता दूं मैं, 2015 के अंतर्गत वो आपका आ जाएगा, जिला स्तर का भी होगा और आपका राज्य स्तर। तहसील नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तहसील और तो राष्ट्रीय तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, इसलिए इसको तो काट ही देना आप लोग। तहसील को आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हम कहेंगे, इस कूट में ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसलिए इसका एक ही सही जवाब हो जाएगा। सामुदायिक संगठन के मॉडल को पहचानो। चलिए पहचान के बताइए मुझे जरा, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? सर समुदाय निर्माण नहीं है, ठीक होगा। बट ए बी सी। ओके, एक सभी लोग कह रहे हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो सामुदायिक, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। सामुदायिक संगठन में आपको ध्यान रखना है, रोथमैन मॉडल के बारे में बात कर रहा है ना, तो ध्यान रखना, रोथमैन ने 1970 में दिया था, बदला हुआ था 1990 में। आपको तो पता होना चाहिए भाई ये बात। और बी आएगा, बी। हाँ, एक बात कहा था स्थानीय विकास, एक कहा था सामुदायिक नियोजन या नीति भी कह सकते, एक कहा था सामुदायिक कार्यवाही। ठीक है, यहाँ पर मुर्रेजी रॉस ने 1955 में दिया था सामान्य रूपरेखा, विनिर्दिष्ट रूपरेखा, प्रक्रिया रूपरेखा। इससे भी प्रश्न आज आप लोगों को मैंने करवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद सिद्दीकी का था प्रतिवेश विकास मॉडल था, व्यवस्था परिवर्तन मॉडल था और संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल था, और ये था 1997 में सिद्दीकी का। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, सामाजिक क्रिया, सामाजिक आयोजन। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप किसी और प्रक्रिया पे चल रहे, किसी और चीज़। सामाजिक आयोजना एक प्रकार की, हम ये बात भी बोल सकते हो कि सामुदायिक नियोजन की प्रतिक्रिया है, सामुदायिक नीति की ही प्रतिक्रिया है ये। और आप अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार से कार्यवाही जो प्रक्रिया हो रही है, ये कार्य क्षेत्र का विकास हो रहा है। ठीक है, कार्य क्षेत्र। यहाँ पे कॉमन सेंस का प्रयोग करना था हमें मॉडल के रूप में। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा, ए और बी सी तीनों सही जवाब हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही आपका जवाब यहाँ पे मिलेगा। समुदाय निर्माण का ये वो नहीं है सिद्धांत वगैरह, ध्यान रखिएगा, दोबारा भी पूछा जा सकता है। सामाजिक क्रिया भी होगी, स्थानीय विकास भी होगा। ठीक है, स्थानीय विकास के बारे में आप समझ गए होंगे, परिक्षेत्र विकास, और सामुदायिक योजना के बारे में आप सामुदायिक नियोजन समझ गए होंगे, सामुदायिक क्रिया के बारे में सामाजिक क्रिया समझ गए होंगे। यही आपका रोथमैन का स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ए बी सी ही सही जवाब इसका था। ठीक है,
शब्दों को सिर्फ घुमाया है, बाकी सिमिलर वही है। कहो तो इंग्लिश में दिखा दूँ, देख लो एक बार, है ना। देखो, सोशल एक्शन, लोकलिटी डेवलपमेंट, स्थानीय विकास, वही ना, सोशल प्लानिंग। हो गया रोथमैन का क्लियर? यही रोथमैन है ना? बोलिए, नाम तो नहीं दिया ना भाई, बाकी था वही ना। जी सर। हाँ जी सर, यही है। भैया आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत वर्तमान जनसंख्या की विशेषता नहीं। देखो, विशेषता तो मैं बता दूं, जनसंख्या की विशेषता जो होती है वो व्यावसायिक विवरण करने के लिए प्रत्याशी, ठीक है एक बार सुन लीजिए, प्रत्याशित आयु भी हो सकता है, विभिन्न जातियों और धर्मों के बाद धर्म का निरपेक्षण हो सकता है, जनसंख्या का शैक्षिक अनुपात हो सकता है, स्त्री पुरुष का अनुपात हो सकता है, इस ग्रामीण और शहरी जनसंख्या हो सकती है, जनसंख्या का घनत्व हो सकता है, जन्म और मृत्यु दर हो सकती है, जनसंख्या के आकार की अगर हम बात करें तो उसका आकार भी बड़ा हो सकता है, जनसंख्या की वृद्धि भी हो सकती है, वृद्धि तीव्र गति से भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताइए, आपका ए तो मानोगे, बी भी मान लोगे आप लोग, है ना, आप तेजी से बढ़ता घनत्व भी मान लोगे भाई, अभी तो बताया हूँ। लिंगानुपात की संरचना महिलाओं के पक्ष में, मैंने आपसे ये कहा कि स्त्री पुरुष का अनुपात होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लिंगानुपात संरचना महिलाओं की जनसंख्या की दिशा में देखा जाए, केवल पॉइंट ऑफ व्यू उसी का पक्ष देखा जाती है, गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पर ये विशेषता आपकी नहीं हो जाएगी, है ना। और निम्न दुर्बल आयु की संरचना, इसके बारे में भी नहीं होता है ना, किसी देखो यहाँ पे पर्टिकुलर की बात कर रहा, और जो कि जनसंख्या पर्टिकुलर पे बात करते ही नहीं है कि नहीं, हर एक चीज़ को लेकर चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी और सी होगा। तो डी और सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सॉरी, डी और ई है ना, ई है ये, डी और ई फोर ऑप्शन नंबर 4, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऐसे आपको, हाँ डी सही जवाब आपने बताया है। अभी देखो, मैंने आप लोगों को आज 6 बजे भी क्लास लिया था कि सोशल डायग्नोसिस 1917 में जो समाज कार्य सिद्धांत होगा वो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, बताइए जरा मुझे फटाफट। गत्यात्मक अन्वेषण हो जाएगा, निदान हो जाएगा और उपचार हो जाएगा, है ना। सामाजिक न्याय नहीं है, बाकी सब तीनों हाँ, एबीसी। तो न्याय की बात नहीं की। हाँ बस सिंपल सी बात है ना। तो देखो, अभी आपने देखा था, इससे आपने दोबारा प्रश्न देख लिया, तो इससे आपका क्या हो गया भाई, कंठस्थ याद हो गया ये सारी चीज़ें। सर आपने कौन सा वाला ऑप्शन लगाया है सही आंसर पे? ए बी सी तो लगाया है, शायद बताया आप लोगों ने ही, ठीक तो लगाया भाई, गलत कर दिया क्या मैंने? दिखाना एक बार। ए बी सी तो अच्छा ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, है ना, ये होगा सही। आप लोग बोल दिया करो, मैं जैसे बोलते नहीं हो ना, मैं किसी पे भी लगा देता हूँ, आप लोग बोला करेंगे तो मैं तुरंत उसको चूज़ कर लूँगा। ऑप्शन में देखता नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट उसको देखता हूँ जिसके अंदर पॉइंट लिखी होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी विचार कर लिया करें, बोल दिया करें। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो समूह विकास की देखो ये अवस्था है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, बताया भी है। 5 चरणों के बारे में, मानकीकरण के बारे में जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ट्रेकर का नाम हाँ अच्छा, टकमैन ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम टकमैन की बात करो तो 1963 में, कब 1963 में इन्होंने, टकमैन ने 5 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 5 चरण बताए थे, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग होता है, एड्जॉर्मिंग होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, जिसी को मानवीकरण बोला गया था। ट्रेकर का भी नाम आप ध्यान रखना, ट्रेकर महोदय भी बहुत फेमस पर्सन है। 1972 में प्रारंभ, समूह का विकास, मित्रता का विकास, सशक्त का विकास और समूह का पतन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं बोलता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा जब इसे देखे रहेंगे तभी आपके माइंड में रिकॉल वो चीज़ें होंगी, नहीं तो मैं 10 बार बोलूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों के लिए, है ना। थोड़ा सा भी अपने उसको सीन कर लिया करें, पढ़ लिया करें, दिमाग में अपने डाला करें उन चीज़ को। जब मैं बोलूँगा तो आपका दिमाग क्या करेगा, उसे रिकॉल करेगा, उसको रिपीट करेगा, है ना। तो याद रखिए। पीटर ट्रेकर के बारे में बात करूँ तो सामुदायिक संगठन की इसने रणनीति के बारे में बात किया है ना, पीटर ट्रेकर ने रणनीति के बारे में। जेसल कोनोफ्का की बात करें तो ये भी आपका आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। परंतु अगर हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर तो एक नाम और आता है कैलिन। और 1972 में इसने दिशा निर्देश दिया था, मतलब डायरेक्शन के बारे में ओरिएंटेशन बताया था, फिर विरोध बताया था, समझौता बताया था, घनिष्ठता बताया था और समापन बताया था। तो ये 5 जो चीज़ें बताई हैं 3 बंदों ने बताया, कैलिन, ट्रेकर, टकमैन, ध्यान रखिएगा 5 चीज़ें, ठीक है। मानकीकृत में टकमैन कहो या टुकमैन कहो, बात एक ही है ना।
टी परीक्षण सही नहीं है। देखो टी परीक्षण मैं आपको बता दूं, ठीक है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, टी परीक्षण में ये सांख्यिकीय परिकल्पना है और यह बेसिकली नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत जब हम काम करते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ करते, स्टूडेंट टी विवरण का अनुसरण करते हैं। तो 1908 में विलियम सेली ने, या विलियम सेली गेसल्ट नाम था उनका, इन्होंने ऋणात्मक परीक्षण की गणना किया है और जब ऋणात्मक परीक्षण की गणना कर रहे थे तो वहाँ पर रैंक 1 रैंक 2 के डेटा का प्रयोग भी किया था। तो ऐसे कंडीशन पर आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं बताता हूँ, यह एक स्वतंत्र टी टेस्ट दोनों समूहों के मध्य की तुलना की जाती है। पहली बात ध्यान रखने वाली बात आप सबके लिए है यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट यहाँ आपको सही बताना है। तो ये सत्य बात है, ये सही है आपका ऑप्शन ए। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, बी वाले की, तो यह युग्म प्रतिदर्श टी परीक्षण विभिन्न समय पर एक ही समय के माध्यमों की तुलना भी करता है। ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है कि टी टेस्ट जो होता है विभिन्न समय पर, मतलब अलग अलग टाइम पर भी एक ही समूह के मध्य में तुलना कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कि टी परीक्षण, टी स्कोर जो दो समूहों के मध्य या अंतर समूहों के भीतर एसोसिएशन के बीच का अनुपात निकालता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पर एसोसिएशन पर या समूह के अंदर या उसके एक प्रकार से अगर हम बात करें उसके मध्य के अंतर के बारे में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता, ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एक सैंपल जब आप लेते हैं तो उस प्रतिदर्श में टी टेस्ट का ज्ञात माध्य के विरुद्ध एक एकल समूह के माध्य का परीक्षण करता है, ये आपका टी टेस्ट भी, ठीक है। तो टी टेस्ट आपका 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए जरा, 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर 3। नहीं समझे? टी परीक्षण नहीं समझ गए ना, ठीक है, फिर बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट एक अधिक विकेंद्रित प्रणाली है। अच्छा देखो, विकेंद्रित प्रणाली देखिए बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश में जो नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली जब स्टार्ट की गई थी तो वह वर्ष था 1982। एक बार ये अभी यूपी SSS की जो है क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आया हुआ था ये यूपी में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो नियोजन की विकेंद्रीकरण प्रणाली है वो 1982 का है, ठीक है। 1982-83 में शुरू किया गया था और विकेंद्री का मतलब हुआ कि केंद्र से हटकर केंद्र के चारों ओर फैला हुआ, ठीक है। तो नियोजन की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर को एक प्रकार से अग्रसर कर रहा है वहाँ पर। तो जैसे ग्राम हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई, या आप जिला स्तर पर भी कह सकते हो, जैसा कि आपको पता भी होगा, है ना, स्थानीय स्तर पर किन किन चीज़ों पर काम किया है, ग्राम, पंचायत और जिला स्तर पर। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा परिणाम नहीं होगा। तो परिणाम बता देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, कि निर्णय लेने के लिए आसक्त व्यक्तियों के बीच बड़ी अभिप्रेरणा होगा, प्रबंधन टीम के कनिष्ठ संबंधों के बीच कौशल का विकास होगा, आवश्यक निर्णय लेने की गति की वृद्धि होगी, दिए गए जो निर्णय होंगे उस पर अधिक संगति नहीं होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड वाला ही सही है, डी वाला। मैं आज आप लोगों से बात कर रहा था रणनीति के बारे में, मैं नाम यही बोल रहा था, जेल्टमैन का नाम और डंकन का नाम, यही मैं आप लोगों से रिपीट करवा रहा था कि यह सामाजिक क्रिया की रणनीति में आता है। याद आ रहा है आप लोगों को? जब मैं आज 6 बजे क्लास ले रहा था तो मैं एक नाम याद कर रहा था सामाजिक क्रिया की रणनीति में, मैं यही नाम याद कर रहा था, जेल्टमैन का और डंकन का, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। रणनीति में इसका काम आता है, सोशल एक्शन में, है ना। तो आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि इसके जो जेंटलमैन का जो था ये बेसिकली समुदाय में भी बहुत ही फेमस पर्सन था। ऐसा नहीं कि केवल सोशल एक्शन की रणनीति में ही फेमस रहा, ये कम्युनिटी में भी बहुत फेमस पर्सन रहा है, लेकिन रणनीति में पीटर तक, यहाँ तक इनको पीछे छोड़ दिया था इसने, पीटर को भी इसने पीछे छोड़ दिया। पीटर ड्रेकर है ना, उसका भी रणनीति के क्षेत्र में काम होता है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर इसने 4 विकासात्मक रणनीतियों के बारे में आइडेंटिफाई किया था। एक तो था इसका शिक्षा प्रणाली, आप इस शिक्षा प्रणाली को आप शैक्षणिक रणनीति भी कह सकते हैं। 4 थी, इसकी 4 बातें कही गई थी, ठीक है। दूसरा इसने बोला था प्रेरक रणनीति, प्रेरक रणनीति को ही हम बोलते हैं प्रत्ययी रणनीति भी। और एक था उसका सुगमकारी रणनीति, सुगमकारी रणनीति को ही हम बोलते हैं एक प्रकार से सुगम, या इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से सुविधाजनक कह सकते थे। ये 3 थी इसकी। और एक चौथी जो थी उसकी थी शक्ति रणनीति। 4 रणनीति थी, शक्ति रणनीति, ये चौथी रणनीति थी। और यहाँ पर आपका सौदाकारी जो रणनीति है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
सर ये भी इंग्लिश में दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये 4 रणनीति हैं इसकी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंटलमैन एंड डक्कन। ठीक है, चलो देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही सही था इसका। हो गया, बता दीजिए एक बार। एक प्रश्न और देखिए, हो गया सर। हाँ एक प्रश्न और देखिए, कह रहा है कि अधिनियम कौन सा है जहां बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए ये बात। देखो वेरी गुड, बाल श्रम निषेध और नियम कानून जो अधिनियम था ये लाया गया था कब, तो 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। ये कानून जो लाया गया था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, इसमें 13 पेशा, मैंने एक बार जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को दिखा रहा था, 13 व्यवसाय और 57 की प्रक्रियाएं, क्या थी? 57 प्रक्रियाएं थी। मैंने दिखाया था अलग से PDF आप लोगों को, अगर याद आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग PDF जरूर देख लेना उसका। ठीक है, 13 पेशा थी और 57 प्रक्रिया थी जिन्हें बच्चों को जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से इनके नियोजन के करने की क्रियाविधि पर काम किया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यही सही है, ए वाला। और किशोर न्याय अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये आपका किशोर न्याय बालकों को देखरेख 0 से लेकर 18 वर्ष की बात किया गया था। और ये आया कब था? तो ये आया था 2015 में। ये कानून कब लागू किया गया था? 2015 में। ठीक है भाई, लड़कों और लड़कियों के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है भाई, उनकी संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए, 0 से 18 वर्ष के लिए। और बच्चों के यौन अपराधों का संरक्षण अधिनियम आपको पता होना चाहिए, पोस्को का नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट था, जिसको हम बोलते हैं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी एक्ट 2012 में लाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए था, है ना। पोक्सो यही लिखा हुआ है, यही पोक्सो है, याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाल विवाह निषेध अधिनियम आपको पता होना चाहिए कि ये बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है, ये अधिनियम 1929 का है। 28 सितंबर 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने पारित किया था इसे। इसमें लड़कियों के विवाह की जो आयु थी बताई गई थी 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। बाद में इसका संशोधन कर दिया गया था, 18 वर्ष लड़की की उम्र बता दी गई और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी एक्ट को ही शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शारदा अधिनियम था हरविलास शारदा ने लाया था, 1 अप्रैल 1930 में हर जगह ये लागू हो गया था। याद रखिएगा ये शारदा अधिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये भी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। जी सर। मैच करना है आप लोगों को, इसमें से सही ढंग बताना है, सही ढंग। देखो कुष्ठ रोगी जो दिवस है, तो कुष्ठ रोगी दिवस जानते हैं आप लोग कब मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया, आप लोग, हाँ आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है वीडियो, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को जानते हैं क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है पता है? केंद्रीय सीमा उत्पादन दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, है ना। हाँ ये गलत है। विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा ये सही लग रहा है यार, तो सही है। हाँ विश्व स्वास्थ्य, हाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे 7 मार्च लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, है ना। 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। WHO का उस समय क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1948 में, आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल को, है ना, 7 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये तो 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है, तो सही है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो थीम रखी गई, हाँ इसकी जो थीम रखी गई थी, रिस्टोर आवर अर्थ करके इसकी थीम रखी गई थी। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य दिवस था, इसका जो थीम रखी गई थी 2021 का, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये इसकी थीम रखी गई थी 2021 की। और यहाँ पर अगर हम बात करें जल दिवस के बारे में अगर बात करें तो पानी का महत्व, तो इसकी थीम रखी गई थी 2021 में। ठीक है, कुष्ठ रोगी की अगर हम बात करें तो बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल के बारे में बात किया गया था कुष्ठ रोगी दिवस में, है ना, ये बात की गई थी। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका, बताइए सही जवाब?
4। ठीक, डी। आज जो है यहीं तक देखिए 30 क्वेश्चन तक। आगे जो है आप लोग कल करना इससे संबंध में, है ना। ठीक है, यहाँ से 31 से, ठीक है, कंप्लीट करवा दें। 30 क्वेश्चन किया है आप लोगों ने, 100 क्वेश्चन समथिंग किया है आप लोगों ने, 100 क्वेश्चन के आसपास किया है आप लोगों ने। 30 क्वेश्चन का मतलब ये, समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ कि नहीं?